निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। हेलो दोस्तों, मैं महेंद्र सिंह सभी सम्मानित सदस्यों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार तैयारी स्टेशन पर। जैसा कि आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल की एक बड़ी भर्ती का विज्ञापन जल्द ही जारी करने जा रही है, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए संपूर्ण पाठ्यक्रम जीरो से हीरो लेकर आए हैं, जिसमें प्रत्येक सब्जेक्ट की विस्तृत क्लास और प्रैक्टिस क्लास, साथ ही फ्री पीडीएफ नोट्स आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। दोस्तों, मैं विश्वास दिलाता हूं कि जिस तरीके से हम आपकी तैयारी करवाएंगे, उससे कमज़ोर से कमज़ोर छात्र भी अपने आप को कमज़ोर महसूस नहीं करेगा। हम सारे सब्जेक्ट एकदम जीरो से शुरू करेंगे, चाहे हिंदी हो, मैथ हो, जीके हो या फिर ग्रामीण विकास हो। इसी के साथ हम लेकर आए हैं हिंदी की पहली क्लास। इससे पहले भूगोल की यानी ज्योग्राफी की एक क्लास हो चुकी है, और इसके साथ ज्योग्राफी का एक प्रैक्टिस सेट और हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट हो चुका है। इन तीनों क्लास का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाके देख लीजिए। और इसी के साथ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आपकी क्लासेस मिस ना हो। इसलिए सब्सक्राइब जरूर करके सब्सक्राइब जो है ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं फिर हिंदी की पहली क्लास। जैसा कि थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि आज हम हिंदी भाषा के विकास के बारे में शुरू से अध्ययन करेंगे। तो बात करते हैं कि हिंदी जो है, हिंदी शब्द से शुरू करते हैं। हिंदी शब्द, एक क्वेश्चन आता है, हम परीक्षा में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो इसमें जो है हिंदी शब्द कई एग्ज़ाम में पूछा भी जा चुका है। तो आपको ऑप्शन में जो है एक इस तरह से हिंदी लिखा मिलता है, एक इस तरह से हिंदी में लिखा मिलता है, और दो अलग और ऑप्शन दिए होते हैं। तो अब आपको ये मतलब इनमें से कौन सा सही मानना है। तो शुद्ध ये भी है, शुद्ध ये भी है, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में दिए हुए हैं तो आप जो है इसको शुद्ध मानेंगे, इसको आप जो है शुद्ध मानेंगे हिंदी, इसको ही, क्योंकि ये मानक हिंदी है। शुद्ध वो भी व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध ये भी है, लेकिन यह मानक हिंदी में यानी हमारी राजकाज की भाषा में हिंदी का इस तरह से प्रयोग किया जाता है। अब मानक हिंदी क्या है? तो मानक हिंदी जिसका प्रयोग हमारे राजकाज की भाषा में किया जाता है, ऑफिशियल वर्क में होता है, वह हमारी मानक हिंदी होती है। और इसका जो विकास है वो मेरठ मेरठ क्षेत्र की शुद्ध हिंदी खड़ी बोली को ही मानक हिंदी माना गया है। अब इसको याद करने के लिए एक ये ध्यान रखें कि जिसमें हिंदी नहीं, अरे जिसमें बिंदी नहीं वो हिंदी नहीं, जिसमें बिंदी नहीं वो हिंदी नहीं। इस तरह से आपको याद रहेगा कि यह हमेशा ऑप्शन में आपको लगाना है। इसके बाद एक है नारा दिया है, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। इसको जो ये नारा किसने दिया? तो ये प्रताप नारायण मिश्र जी ने दिया है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने इसमें संकलित कर दिया है। हिंदी का विकास मेरठ क्षेत्र से हुआ है। तो अभी मैंने बताया आपको कि जो हिंदी का विकास है वह मेरठ क्षेत्र से हुआ है। मेरठ की जो खड़ी बोली है उसे मानक हिंदी, हमारी ऑफिशियल जो हिंदी है वो वहाँ से ली गई है। मेरठ क्षेत्र से ऑफिशियल वर्ग की हिंदी ली गई, जिसे मानक हिंदी कहते हैं। अगला हिंदी शब्द जो है वह फारसी भाषा का शब्द है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि निम्न में से किस भाषा का हिंदी शब्द है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि हिंदी शब्द ही जो है हमारी, हालांकि हिंदी जो भाषा है उसकी जो जननी है वो संस्कृत है, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे हिंदी भाषा का जो शब्द है वह फारसी भाषा से लिया गया, एक विदेशी भाषा से लिया गया। आगे, अब ये हिंदी शब्द जो है इसका जन्म कैसे हुआ? फारसी भाषा से तो है, तो यह जन्म सिंधु शब्द से हुआ है। सिंधु नदी जो है हमारी कश्मीर से पाकिस्तान होकर बहती है, वह सिंधु नदी से हिंदी का शब्द हुआ है। जब यूनानी लोग हमारे जो है भारत पर आए, तो वह सिंधु नदी को सिंधु नहीं बोल पाते थे। उनकी जिह्वा ऐसी थी कि वो सिंधु को सिंधु बोल ही नहीं पाते थे। जब वो सिंधु बोलते थे तो उनके मुख से हिंदू की आवाज़ निकलती थी।
सिंधु को वो हिंद बोला करते थे। तो इसी नाम पर, उनके हिंद बोलने पर ही इसका नाम हिंदी पड़ गया। पहले हिंदू बना, हिंदू से हिंदीक बना, हिंदीक से हिंदी पड़ा। तो इस तरह से हिंदी शब्द की जो है, हिंदी भाषा के हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। अब जो है हिंदी भाषा का जन्म, जैसा कि मैंने बताया अभी कि हिंदी भाषा का जन्म संस्कृत से हुआ है। संस्कृत हिंदी की आदि जननी है, संस्कृत हिंदी की माँ है। तो संस्कृत दो प्रकार की थी, लौकिक थी और एक वैदिक थी, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। तो जो हिंदी भाषा जो निकली है वो लौकिक संस्कृत से निकली है। लौकिक संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट्ट, अवहट्ट से पुरानी हिंदी, पुरानी हिंदी से खड़ी बोली। और उसी खड़ी बोली जो मेरठ क्षेत्र में बोली जाती है, उसी खड़ी बोली से हमारी मानक हिंदी ली गई है, उसी क्षेत्र से मानक हिंदी ली गई है। एक बार फिर देखते हैं, ये सीरियल आप याद कर लीजिएगा, ये सीरियल बड़ी परीक्षा में पूछा जाता है। जैसे लौकिक संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अवहट्ट, अवहट्ट के बाद पुरानी हिंदी, पुरानी हिंदी के बाद खड़ी बोली, खड़ी बोली के बाद मानक हिंदी। तो इसके बाद हिंदी का जन्म संस्कृत भाषा से हुआ है। ये हिंदी जो है, संस्कृत जो है हिंदी की आदि जननी है। और हिंदी का जो विकास हुआ है, ये क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट के 2015 के पेपर में यह क्वेश्चन आया था कि हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। तो आपका सही उत्तर था सौरसेनी अपभ्रंश। हिंदी का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, ये ध्यान रखेंगे। आगरा के राजा सूरसेन, आगरा के राजा सूरसेन के नाम पर इस अपभ्रंश का नाम सौरसेनी अपभ्रंश पड़ा है। आगरा के एक राजा हुआ करते थे सूरसेन, सूरसेन के नाम पर इस भाषा का, इस अपभ्रंश का नाम जो है सौरसेनी अपभ्रंश पड़ा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जो है जरूर याद करिए। कई जगह गया है कि हिंदी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। अगला, हिंदी भाषा जो है वह भारत की राजभाषा है और भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, ना कोई मातृभाषा है, यह एक टकसाली भाषा है। तो यह जो है हिंदी जो है हमारे भारत की राजभाषा है। राजभाषा मतलब राजकाज की भाषा, ऑफिशियल वर्ग। हमारे देश भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अनेक भाषाओं का संगम है। तो इसलिए हमारे देश अनेक भाषाओं का, अनेक कल्चर का, अनेक धर्मों का संगम है, इसलिए हमारे देश की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। और यह क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करता है। उसमें इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है कि भारत, इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की निम्न में से भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रभाषा ना कि राजभाषा। तो राष्ट्रभाषा अगर पूछता है तो उसमें हिंदी रहती है, अंग्रेजी रहती है और दो भाषाएं और एक भाषा और दी रहती है, एक ऑप्शन दिया रहता है उसमें इनमें से कोई नहीं। तो आपको इनमें से कोई नहीं ऑप्शन चुनना है अगर राष्ट्रभाषा पूछे, क्योंकि भारत की राष्ट्रभाषा कोई भी नहीं है। भारत की हिंदी जो है भारत की राजभाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, राजकाज की भाषा है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हिंदी वियोग भाषा है और वो भी आकृति के आधार पर। तो ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि हिंदी वियोगात्मक भाषा है। हिंदी किस प्रकार की भाषा है, तो वियोगात्मक भाषा है। जो लोग जो है, इसी प्रकार संस्कृत संयोगात्मक भाषा है, जबकि हिंदी वियोगात्मक भाषा है। और जो सीटेट, टेट और सुपर टेट वगैरह का एग्ज़ाम देते हैं जो संस्कृत जिसमें आती है, उसमें वो क्वेश्चन आता भी है कि संस्कृत किस प्रकार की भाषा है। तो आपको याद रखना है कि संस्कृत संयोगात्मक भाषा है, जबकि हिंदी वियोगात्मक भाषा है। थोड़ा संविधान से बात कर लेते हैं। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं दी गई हैं। तो संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं का जिक्र है, तो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जिक्र है। और
जो है 8वीं अनुसूची जो है उसमें 22 भाषाओं का जिक्र है। ये संविधान से क्वेश्चन है। और हिंदी की कुल बोलियां कितनी हैं? तो हिंदी की कुल 18 बोलियां हैं। हिंदी की कुल 18 बोलियां हैं। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसमें 5 उपभाषाएं हैं। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। और उसके बाद इन्हीं उपभाषाओं को 18 बोलियों में बांटा गया है। 5 उपभाषाएं हैं। कौन कौन सी हैं? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी हिंदी। कौन कौन सी भाषाएं हैं? 5। तो पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी हिंदी और बिहारी हिंदी, ये ध्यान रखिएगा। और जो लोग नोट्स बना रहे हैं वो अपने हाथ की नोट्स बनाते रहें, क्योंकि जो अपने हाथ की नोट्स होती है उनके पढ़ने की बात ही अलग होती है। वो हमेशा एग्ज़ाम के पहले ज़रूर रिवाइज़ करने में काम आती हैं। तो 5 भाषाएं हैं, मैं आपको बता देता हूँ, आगे फिर पढ़ाई भी जाएंगी उनको। तो पहली जो है वो पूर्वी हिंदी है। पहली कौन सी है? पूर्वी हिंदी है। और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत पूर्वी हिंदी कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? तो 3 भाषाएं आती हैं। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 भाषाएं आती हैं। तो पहली है अवधी, दूसरी बघेली, तीसरी छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कितनी भाषाएं आती हैं? तो 3 भाषाएं आती हैं। 3 कौन सी? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इसके बाद पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी भाषाएं आती हैं? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं आपकी 6 बोलियां आती हैं। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 6 बोलियां आती हैं। 6 बोलियां कौन कौन सी हैं? ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी, कौरवी और दक्षिणी। कौन कौन सी हैं? ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी, कौरवी और दक्षिणी। और हरियाणवी को बांगरू और कौरवी को ही खड़ी बोली बोला जाता है, याद रखना। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। 6 बोलियां कौन सी हैं? ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी, कौरवी और दक्षिणी। ये 6 भाषाएं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है। इसके बाद दूसरी कौन सी हमने बताई? दूसरी बताई राजस्थानी। दूसरी कौन सी है? तो दूसरी है राजस्थानी। राजस्थानी 2 हो गई, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, और तीसरी है ये राजस्थानी। और राजस्थानी के अंतर्गत आती हैं कौन कौन सी बोलियां? मारवाड़ी, मालवी, मेवाती और जयपुरी। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है मारवाड़ी, मालवी, मेवाती, जयपुरी। इसके बाद अगली 3 हो गई हैं। तीसरी चौथी भाषा है। चौथी भाषा आपकी बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी आएंगी? भोजपुरी, मगही और मैथिली 3 भाषाएं आती हैं। चौथी बिहारी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं। बिहारी उपभाषा बिहारी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, भोजपुरी, मगही, मैथिली। भोजपुरी, मगही और मैथिली। 5वीं लास्ट भाषा है पहाड़ी हिंदी। 5वीं लास्ट उपभाषा क्या है? पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती हैं 3 बोलियां, गढ़वाली, कुमाऊनी और नेपाली। गढ़वाली, कुमाऊनी और नेपाली। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोलियां आती हैं? तो गढ़वाली, कुमाऊनी और नेपाली। इस तरह से 5 को अलग अलग पार्ट में लिख लीजिएगा। आप सबको गिन लीजिएगा कितनी हो गई। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 6 बोलियां, राजस्थानी के अंतर्गत 4 बोलियां, 6 4 10 हो गई। इसके बाद बिहारी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां, 10 3 13 हो गई। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत फिर 3 बोलियां, 13 3 16 हो गई। और पश्चिमी हिंदी गढ़वाली, कुमाऊनी और नेपाली। इस तरह से आपकी जो है कुल जो है कितनी 18 बोलियां हो गई। ठीक है। अब जो है देखते हैं, ये 5 बोलियां तो हो गई। इसके बाद आगे इसमें देखते हैं कि अंग्रेजी तथा भोजपुरी। ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था। पूछा जाता है कि 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं दी गई हैं उसमें भोजपुरी शामिल नहीं है। ये ध्यान रखिए। ऑप्शन इस तरह से प्रश्न देता है कि निम्न में से 8वीं अनुसूची में उपस्थित 22 भाषाओं में कौन सी बोली नहीं है, कौन सी भाषा नहीं है?
तो उसमें ऑप्शन में भोजपुरी दिया रहता है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं कि भोजपुरी जो है वो हिंदी की भाषा, ये तो दी गई होगी। लेकिन ये ध्यान रखें, उन 22 भाषाओं में अभी तक भोजपुरी को संविधान में सम्मिलित नहीं किया गया है। फिर आपको पता है कि हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है। उसी प्रकार जिस प्रकार हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि है, उसी प्रकार दक्षिण भारत की कौन सी भाषा है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो मराठी एक ऐसी भाषा है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी के बाद मराठी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जबकि दक्षिण भारत की जितनी भी भाषाएं सबकी अलग लिपियां हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, इस तरह से अलग अलग लिपियों में लिखी जाती हैं, लेकिन मराठी जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। फिर संसद जो है, संसद में जो है जो कार्य होता है, संसद में जो सांसद लोग होते हैं वो अपना वहाँ पर बोलते हैं जो, तो वो अंग्रेजी में और हिंदी में बोलते हैं। अंग्रेजी और हिंदी इन दो भाषाओं का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन स्पीकर यानी संसद के अध्यक्ष की अनुमति से वो क्षेत्रीय भाषा में बोल सकते हैं। जैसे कोई कहीं किसी पश्चिम बंगाल का है तो बांग्ला में बोल सकता है, लेकिन अनुमति लेकर। ठीक है। उच्च न्यायालय यानी हम हाई कोर्ट की भाषा कौन सी? तो अंग्रेजी और हिंदी है। उच्च न्यायालय जैसे जो हमारा हाई कोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट, उसकी भाषा जो है वो अंग्रेजी और हिंदी दो भाषाओं में वर्क होता है। और उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में केवल अंग्रेजी में कार्य होता है, ये ध्यान रखिएगा। उच्चतम न्यायालय में केवल अंग्रेजी में कार्य होता है। इसके बाद जिला न्यायालय, जो जिला न्यायालय होते हैं उनमें अंग्रेजी में कार्य होता है और उस स्टेट की भाषा का कार्य होता है। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में जितने भी ज़िले हैं उसमें अंग्रेजी में कार्य होता है, और साथ में हमारे उत्तर प्रदेश की भाषा हिंदी है तो हिंदी में कार्य होगा। और जैसे तमिलनाडु है, तमिलनाडु के जो जिला न्यायालय होंगे उनमें अंग्रेजी और वहाँ की भाषा तमिल, इन दोनों में कार्य होगा। इस तरह अब हम आगे देखते हैं भाषा की कुछ इकाइयों के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाने वाले, कभी कभी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। तो ध्वनि जो है वह भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई है, ये ध्यान रखिएगा, सबसे छोटी मौखिक इकाई है। ठीक है। और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी है? तो वर्ण या अक्षर है। और भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन है? तो वर्ण। ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने होंगे। अगर मौखिक इकाई पूछेगा तो ध्वनि है, सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि है। और लिखित इकाई कौन सी? वर्ण। जब हम लिखते हैं तो उसमें सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, क्योंकि वर्ण ही से मिलकर शब्द, शब्द से वाक्य बनते, वाक्य से पैराग्राफ बनता है ना। तो लेकिन अगर भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछेगा, ना मौखिक होगा ना लिखित होगा, तो आपको वर्ण ही उत्तर सही करना है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, मौखिक सबसे छोटी ध्वनि होती है, लिखित सबसे छोटी वर्ण होती है, लेकिन भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। अब जैसे कि वर्ण और अक्षर में क्या अंतर है, ये हम समझ लेते हैं। वर्ण और अक्षर में क्या अंतर है? आमतौर पर तो वर्ण और अक्षर हम लोग एक ही मानते हैं, एक ही जानते हैं, बोलचाल की भाषा में एक ही बोला जाता है। लेकिन वर्ण अलग होता है और अक्षर अलग होता है। जैसे कि उदाहरण दिया गया है कमल। कमल में 3 वर्ण और 6 अक्षर हैं। क, म और ला, ये 3 वर्ण हैं। वर्ण क्या होता है? जब स्वर व्यंजन का मेल हो जाता है तो एक जो अक्षर बनता है वो वर्ण होता है। लेकिन जब हम स्वर को अलग और व्यंजन को अलग कर देते हैं तो वह अक्षर बन जाता है। जैसे का को आ से अलग कर दिया, माँ को आ से अलग कर दिया, ला को आ से अलग कर दिया, इस तरह से यह 6 अक्षर बन गए। अब इसमें 6 अक्षर हो गए कि नहीं? तो का अलग है हलंत के साथ, आ अलग है, स्वर अलग कर दिया। इस तरह से वर्ण और अक्षर को अलग कर दें। और सबसे लास्ट में अब हम अक्षर को तोड़ नहीं सकते, इसीलिए यह वाक्य संस्कृत में कहा गया है कि ना क्षरति इति अक्षरा, ना क्षरति इति अक्षरा। जिसका क्षरण ना हो सके, जिसको तोड़ा ना जा सके, उसको अक्षर कहते हैं। ठीक है। तो वर्ण और अक्षर में आप लोग अंतर समझ गए होंगे। अब भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द है। हमने भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई एक वर्ण है, जो सबसे छोटी होती है भाषा की, वो वर्ण है। लेकिन जब पूछेगा भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है, वर्ण जब हम लिखते हैं तो उसमें कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता। जैसे हमने का लिख दिया तो क्या कोई सार्थक अर्थ उसका निकलेगा? म लिख दिया तो कोई सार्थक अर्थ निकलेगा? नहीं निकलेगा। लेकिन जब वर्णों के मिलने से किसी का नाम, किसी का अर्थ निकलने लगता है, किसी का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम, इस तरह से
जब शब्द बन जाता है तो उसका एक सार्थक अर्थ निकलता है, उसका एक मतलब बनता है। तो इसलिए कहा जाता है कि भाषा की जो सबसे छोटी सार्थक इकाई है वह शब्द होती है। आगे एक पॉइंट है कि कोई शब्द अकेले है तो शब्द कहलाता है और वाक्य के साथ हो तो पद कहलाता है। अतः वह शब्द जो वाक्य में रखने की योग्यता प्राप्त कर ले पद कहलाता है। हमें ये देखना है कि शब्द और पद में क्या अंतर है। शब्द किसे कहते हैं? आमतौर पर शब्द और पद एक ही होता है, लेकिन शब्द और पद में अंतर होता है। तो शब्द क्या है, पद क्या है? जैसे लिखा है कमल, कमल, एक मिनट, जैसे लिखा है कमल, तो ये क्या है? एक शब्द है। कमल अकेले लिखा है, यह एक शब्द है। अगर इसी के साथ लिख दिया जाए कमल कीचड़ में खिलता है, कमल कीचड़ में खिलता है, तो कमल कीचड़ में खिलता है ऐसे लिखा है, सब पूरे एक वाक्य बना के लिख दिया जाए। जब वह वाक्य के साथ में है, यह शब्द, कोई भी शब्द जब वाक्य के साथ में होता है तो उसे पद कहते हैं। तो उसे पद, एक तरह की एक उपाधि प्राप्त हो जाती है, तब उसे हम पद कहते हैं। लेकिन वह अकेला एक अकेला शब्द है तो वह शब्द कहलाता है। यही अंतर है शब्द और पद में। वो इसमें दिया भी गया है कि वह शब्द जो वाक्य में रखने की योग्यता प्राप्त कर ले वह पद कहलाता है। वह शब्द जो वाक्य में रखने की योग्यता प्राप्त कर ले वह पद कहलाता है। इसके बाद वर्णों के सार्थक समूह जो निश्चित अर्थ प्रदान करे शब्द कहलाता है। वर्णों का जो सार्थक समूह है, ये आगे ऊपर पढ़ चुके हैं कि सार्थक समूह जो कोई अर्थ या मतलब निकले वर्णों के समूह को तो वह शब्द बन जाता है। इसके बाद शब्दों का सार्थक समूह जो कोई निश्चित अर्थ प्रदान करे वाक्य कहलाता है। वर्ण पढ़ लिया, शब्द पढ़ लिया, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अब अगर शब्दों को मिला दिया जाए, कमल कीचड़ में खिलता है, इतने सारे शब्दों को मिला दिया गया तो वह एक अर्थ देने लगा, और अर्थ देने लगा तो वाक्य बन गया। तो शब्दों के सार्थक समूह को अर्थ, जो अर्थ प्रदान करे वो वाक्य कहलाता है। ये ऊपर पॉइंट था। आगरा के राजा सूरसेन के नाम पर एक अपभ्रंश का विकास हुआ जिसे सौरसेनी अपभ्रंश कहते हैं। ये हम बता चुके ऊपर कि आगरा के राजा जो सूरसेन थे उनके नाम पर एक अपभ्रंश का विकास हुआ था जिसे सौरसेनी अपभ्रंश कहते हैं। देखो, हमने वर्ण पढ़ लिया, शब्द पढ़ लिया, अक्षर पढ़ लिया और वाक्य पढ़ लिया। अब पदबंध क्या होता है ये पढ़ लेते हैं। बंध, कोई शब्द लिखा है राम खाता है और दौड़ता है, तो ये एक वाक्य होगा पूरा। यह एक शब्दों का समूह है और एक अर्थ दे रहा है, इसलिए ये तो एक वाक्य होगा। लेकिन अब यहीं पर देखें, एक है राम और एक है खाता। इन दोनों को अगर खाली मिला देते हैं तो भी ये एक अर्थ देता कि राम खाता, लेकिन यह पूरा पूर्ण वाक्य नहीं है। जब एक अधूरा वाक्य होता है और दो या दो से अधिक शब्दों को मिलके कोई अर्थ देने लगता है लेकिन वह वाक्य की ख्याति नहीं प्राप्त करता है, तब हम उसे पदबंध कहते हैं। यानी कि दो पद हैं, ये दो पद मिलके एक पदबंध बना रहे हैं, तो ये दोनों पद मिलके एक अर्थ प्रदान कर रहे हैं, दोनों पद मिलके एक अर्थ प्रदान कर रहे हैं, इसलिए इसको ही पदबंध कहते हैं। तो आज हमने कुछ चीज़ें देखी। सबसे पहले सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि, सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण, सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है तो भाषा की वह वर्ण की सार्थक नहीं, सबसे छोटी इकाई वर्ण है और सबसे छोटा शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य और पदबंध क्या होता है? जब दो पद मिलकर कोई सार्थक अर्थ देने लगते हैं तो उसे पदबंध कहते हैं। तो आज हम इतना ही रखते हैं क्योंकि क्लास लंबी हो जाएगी फिर। तो कल मिलते हैं आपको नेक्स्ट आगे की क्लास के साथ, जिसमें हम आपको जो है जितनी भी अभी हमने आपको उपभाषाएं पढ़ाई हैं, उपभाषाओं में कौन से अपभ्रंश से कौन सी उपभाषा बनी है, जिनसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो उसके बारे में बताएंगे। इसके बाद धीरे से वर्णमाला शुरू करेंगे। वर्णमाला से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं और आपके एक भी प्रश्न बाहर नहीं होगा। हम आपको पूरी हिंदी ऐसे कंप्लीट करवाएंगे, खाली हिंदी नहीं, और भी सारे सब्जेक्ट। आप बने रहिए हमारे साथ। और याद दिला दें आपको कि एक बार फिर से कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा लीजिएगा। सब्सक्राइब बटन दबा के बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। क्योंकि अगर आप
आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा तो आपकी क्लास मिस हो जाएगी। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपकी क्लास मिस हो जाएगी, इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।